नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से होगा विचार विमर्श। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श करना जयपुर में हो रहे सम्मेलन का प्रमुख एजेंडा। सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और डीप फेक जैसे नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम जयपुर पहुंचेंगे। कल और रविवार को होने वाले प्रमुख सत्रों में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में कल लेंगे भाग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह। राजस्थान सीएम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सोलन और शिमला का करेंगे दौरा। 3 राज्यों में मिली जीत के लिए होगा अभिनंदन। जेपी नड्डा पार्टी की कोर समूह की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। सोलन में करेंगे रोड शो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नेपाल दौरे पर भारत की अनुदान सहायता से निर्मित 59 पुनर्निर्माण परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर जाकर दर्शन किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात की। आपसी संबंधों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल से भी मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह-अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर आर्थिक संबंधों, कनेक्टिविटी, व्यापार, बिजली, शिक्षा और संस्कृति समेत सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों की कानूनी टीम को अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। भारत ने कहा कि वह लाल सागर के हालात पर करीबी नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हूती हमलों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच यह बात कही। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में चुनाव आयोग 7 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दौरा करेगा। विशेषाधिकार समिति 11 निलंबित सांसदों के मामले में 9 जनवरी को करेगी सुनवाई। सदन की कार्यवाही में अव्यवस्था पैदा करने का आरोप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली के करिप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में होने वाले कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए 23वें ICSI राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में होने वाले DSIR स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज केरल के कासारगोड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 के पटना गया डोभी खंड के 4 लेन का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज गोवा के दौरे पर वहां के प्रबुद्ध नागरिकों, युवाओं और स्थानीय प्रशासन से बातचीत करेंगे। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान शुरू। भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टिटी और कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नूर के बीच मुकाबला। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। चोटीगाम इलाके में हो रही मुठभेड़।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज गांधीनगर में हॉलिस्टिक हेल्थ केयर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल पर होने वाले प्री समिट में मुख्य अतिथि होंगे। त्रिपुरा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। 11 जनवरी तक चलेगा सत्र। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर आज तड़के परेड की रिहर्सल की गई। 32 उत्तर प्रदेश में 18 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 12 जिलों के कप्तान बदले गए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विमानन मंत्री से देहरादून अयोध्या फ्लाइट शुरू करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आगामी लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने प्रधानमंत्री मोदी से कल मुलाकात कर म्यांमार शरणार्थी मुद्दे पर चर्चा की। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जानते हैं कि उनका जेल जाना तय है। तेलंगाना में 2 एमएलसी सीटों पर 29 जनवरी को होगा उपचुनाव, चुनाव आयोग ने की घोषणा। केंद्र सरकार टैक्स भुगतान में कर्नाटक के साथ कर रही अन्याय, मुख्यमंत्री के सिद्धरामैया ने लगाया आरोप। यूपीएसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर में हुए मुठभेड़ में मार गिराया। दिल्ली में पकड़ा गया हिजबुल आतंकवादी जम्मू कश्मीर में 11 आतंकी हमलों में शामिल था। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज ईडी के सामने होंगे पेश। ईडी ने भेजा था समन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की दिल्ली पुलिस की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी आज। वाराणसी की अदालत आज ज्ञानवापी मामले में एसआई की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर आज फैसला लेगी। ईडी ने किया खुलासा, झारखंड के साहिबगंज में हुआ 1250 करोड़ रुपए मूल्य का अवैध खनन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करते हुए कल दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है। शीतलहर और सर्द हवाओं ने लोगों को परेशान किया है। मौसम विभाग ने कहा कि फिलहाल घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे की वजह से दृश्यता कम हुई है। ट्रेन और हवाई सेवाएं भी प्रभावित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक आज 1 लाख करोड़ रुपए के लिए 7 दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी करेगा। सरकार घटिया वस्तुओं का आयात रोकने के लिए लाएगी 65 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने कहा कि तेज और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास प्राप्त करने के लिए ठोस सार्वजनिक नीति की जरूरत है। देश के 66वें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी सीरीज को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है और इस बॉन्ड में खरीदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।
चालू वित्त वर्ष की बीते 2 तिमाहियां भारत के लिए शानदार रही हैं और पहली व दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि सालाना क्रमशः 7.8% और 7.6% दर्ज की गई है। फेडरेशन ऑफ एमपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा एमएसएमई मंत्रालय द्वारा राजधानी भोपाल में 19 से 21 जनवरी तक 3 दिवसीय फेड एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रमुख दिलीप अजबे ने कल कहा कि बड़े व्यापारियों को अगले 3 साल में यूपीआई आधारित भुगतान के लिए उचित शुल्क देना पड़ सकता है। रिलायंस जियो ने अक्टूबर 2023 में 31.59 लाख मोबाइल यूजर्स जोड़े, जबकि भारतीय एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में 3.52 लाख का इजाफा हुआ। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने यात्रियों से लिया जाने वाला फ्यूल सरचार्ज वापस लेने की घोषणा की है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को उच्च पेंशन का ऑप्शन दिया है। इसमें कर्मचारी आसानी से उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईरान में हुए विस्फोटों की इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी। धमाके में 103 लोगों की हुई थी मौत। अमेरिका के आयोवा के स्कूल में हुई गोलीबारी में एक छात्र की मौत, 5 अन्य घायल। हमले के बाद आरोपी ने खुद को मारी गोली। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल पहुंचेंगे। वेस्ट बैंक का करेंगे दौरा। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना घरों में चला रही है तलाशी अभियान। रूस की ओर से लड़ने वाले विदेशियों को नागरिकता की पेशकश, राष्ट्रपति पुतिन ने जारी किया आदेश। गजा में शरणार्थियों को भी निशाना बना रही इजरायली सेना, 24 घंटों में 130 लोग मारे गए। युद्ध फैलने के खतरा बढ़ा। नॉर्डिक देशों में ठंड का प्रकोप, बिना बिजली के दिन काट रहे हजारों लोग। जर्मनी में बाढ़ से हाल बेहाल। 4% से नीचे आ जाएगी चीन की जीडीपी ग्रोथ। लेबर फोर्स में आ रही है गिरावट। उत्पादकता ग्रोथ में भी सुस्ती। इराक के बगदाद में एयर स्ट्राइक में मारा गया मिलिशिया नेता मुश्ताक जवाद कासिम अल जवारी। अमेरिका ने सैनिकों पर हमलों का लिया बदला। अमेरिका का दावा, रूस ने उत्तर कोरिया के मिसाइलों की मदद से यूक्रेन पर किया हमला। ईरान के साथ बातचीत जारी। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई का चुनाव चिन्ह क्रिकेट का बल्ला रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के दोषियों की 10 साल की अयोग्यता बरकरार। कोर्ट के फैसले का नवाज इमरान मामले पर भी असर। ब्रिटेन में 2024 की दूसरी 6 माही में होंगे आम चुनाव। पीएम ऋषि सुनक ने नए साल की पहली यात्रा पर किया ऐलान। बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आज देश भर में करेगी हड़ताल। चुनाव के बहिष्कार को लेकर पक्ष विपक्ष में रार। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने कहा, हुती हमलों के बीच लाल सागर में श्रीलंका तैनात करेगा युद्धपोत। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे पर तमिल नेता विश्वेश्वरन का बड़ा बयान। बोले, तमिलों का ध्यान रखें तभी देंगे समर्थन। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत ने इस मैच को दूसरे दिन अपने नाम करने में सफलता पाई। कैपटाउन टेस्ट में 642 गेंद ही फेंकी जा सकी। गेंद के मामले में ये टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा मैच रहा। जीत के लिए मिले 79 रन के लक्ष्य को भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही। कैपटाउन में भारत की ये पहली जीत है। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका की टीम 176 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लिए। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के डीन एल्गर के साथ संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। दूसरे टेस्ट के साथ ही डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। एल्गर ने 86 टेस्ट मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 5347 रन बनाए। एल्गर के नाम इस फॉर्मेट में 14 शतक और 23 अर्धशतक दर्ज हैं। आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट के प्रारूप में 2023 के आईसीसी अवार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों में भारत का दबदबा देखने को मिला है। भारत के विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद शमी को इस पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया।
आईसीसी ने टी20 प्रारूप में आईसीसी अवार्ड्स 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल का नाम आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। सूर्य कुमार ने भारत के लिए टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी भी की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई में खेला जाएगा। वनडे सीरीज हारने वाली भारतीय टीम टी20 मुकाबले को जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। स्पेन के राफेल नडाल ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। नडाल ने अंतिम 16 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के जैसन कॉपलर को सीधे सेट में हराने में सफलता पाई। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की अरिना सबालेंका को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सबालेंका ने चीन की झू लिन को सीधे सेट में 6-1, 6-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। विक्टोरिया अजारेंका ने गुरुवार को यहां सीधे सेटों में जीत दर्ज करके ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 2 बार की चैंपियन अजारेंका ने फ्रांस की क्लारा बुरेल को हराकर 5वीं बार इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य मैच में फ्रेंच ओपन 2017 की चैंपियन येलेना ओस्टापेंको ने भी ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ओस्टापेंको ने 3 बार की विजेता कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-2, 4-6, 6-3 से हराया। ओस्टापेंको का सामना अजारेंका से होगा। अमेरिकी ओपन चैंपियन कोको गॉफ ने ऑकलैंड टेनिस क्लासिक के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोको गॉफ ने चेक गणराज्य की किशोरी बारबरा फ्रुविटोवा को 6-3, 6-0 से पराजित किया। किलियन एम्बापे और ली कांग के गोल की मदद से फ्रेंच लीग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन ने ट्रॉफी डे चैंपियंस का खिताब जीत लिया। फाइनल में पीएसजी ने फ्रेंच कप विजेता टुलूज को 2-0 से हराने में सफलता पाई। अमीषा पटेल की फिल्म तौबा तेरा जलवा आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसमें जतिन खुराना लीड रोल में है। अभिनेता कृष्णा अभिषेक और पायल घोष की फिल्म फायर ऑफ लव रेड सिनेमाघरों में आज रिलीज हो रही है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस आज से ZEE5 पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। कंगना रनौत इस फिल्म में फाइटर पायलट बनी है। साइंस फिक्शन साइको थ्रिलर फिल्म 4 आज से अमेजन प्राइम वीडियो पर दर्शक देख सकते हैं। इसे गार्थ डेविस ने निर्देशित किया है। यह फ्यूचरिस्टिक फिल्म है जिसकी कहानी 2065 में सेट है। हॉलीवुड की एक्शन फ्रेंचाइजी एक्सपेंडेबल्स 4 आज से ओटीटी प्लेटफॉर्म लायंसगेट प्ले पर स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है। जेसन स्टैथम, सिल्वेस्टर स्टैलोन अभिनीत फिल्म का निर्देशन स्क्वा वॉ ने किया है। अभिनेत्री करीना कपूर खान फिल्म टॉक्सिक में निभाएंगी लीड रोल। आमिर खान की बेटी इरा खान और नुपुर शिखरे शादी के बाद उदयपुर के ताज अरावली में देंगे रिसेप्शन पार्टी। आमिर खान आज पहुंचेंगे उदयपुर। एकता कपूर की वेब सीरीज में लीड रोल कर रही प्रियंका चाहर चौधरी 10 जून की रात की शूटिंग शुरू। सालार ने 13वें दिन दुनिया भर में 11.07 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इसी तरह फिल्म का अब तक का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 650.41 करोड़ रुपए हो चुका है।
कटरीना कैफ और विजय सेतुपति स्टारर मेरी क्रिसमस का दूसरा गाना नजर तेरी तूफान रिलीज किया गया है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।